एक बड़ा खास समुदाय है जो हमारी खुशियों में हमारे साथ होता है, हमारे गमों में हमारे साथ होता है, किसी चौराहे पर भी हमारे साथ होता है, हम सफर में जाते हैं हमारे साथ होता है। और हम जाहिर है जब दुआओं की जरूरत होती है तो उसके द्वार जाते हैं, उसके दरवाजे जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, जो कुछ दे सकते हैं ताकि दुआएं हमको मिले। कभी कभी ये ख्याल आता है, हम सभी जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, कि क्या उनके बारे में भी कोई है जो सोच सकता हो, उनके बारे में भी कोई बात कर सकता हो। हम सभी लोग अपने अपने बैरियर लगा देते हैं, लेकिन क्या कुछ लोगों ने कोशिश की उन तक पहुंचने की। मैं एक बड़ा अहम नाम अदाकारी के ताल्लुक से भी और इस ताल्लुक से भी कि उन्होंने उस समुदाय के दुखों को, उस समुदाय की पीड़ाओं को, उसकी जरूरतों को, वो क्या चीजें हैं जिनके सबब कहीं ना कहीं बीच में गैप है, एक दूरी है। हम बहुत केयर करते हैं, बहुत फिक्र भी करते हैं, उसके बावजूद कुछ है जो बीच में एक दीवार सी खड़ी हुई है। वो दीवार क्या गिराई जा सकती है, क्या वो दीवार है भी, उसका अस्तित्व या नहीं है। इस तरह के बेशुमार सवालात और उनके जवाबात के लिए मैं सबसे पहले मशहूर रिनॉन्ड ऑथर हमारे जनाब महेंद्र भीष्म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप प्लीज इस ताल्लुक से तालियां बजाएं। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि किन्नरों पर और समुदाय की जो चुनौतियां हैं ताल्लुक से ये एक बड़ा अहम काम आप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर महेंद्र भीष्म साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे बातचीत करेंगी। डॉक्टर जूही गर्ग साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि जो बातचीत अब होने वाली है किन्नर समुदाय के ताल्लुक से, वो हमारे क्या नए दरवाजे रोशन करती है, हमारी फ़िक्र के, हमारी सोच के, इसका इंतज़ार है। तो बस हमारे सामने डॉक्टर महेंद्र भीष्म साहब और डॉक्टर जूही गर्ग साहिबा हैं। नमस्कार। जश्न अदब की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। बेहद ही खूबसूरत प्रयास है और मैं मानती हूँ, मैं उस जनरेशन से आती हूँ जिसने भक्ति श्रृंखला सवेरे सुनी और खान साहब को सुना, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस इनिशिएटिव को। बहरहाल, गज़ल से बढ़कर आज हमारे पास जो चर्चा का विषय है और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास जो भीष्म साहब हैं, इनका परिचय मैं देना ज़रूर आवश्यक समझती हूँ। पहले तो सर का जन्म, महेंद्र भीष्म जी का जन्म बसंत पंचमी 1966 को अपने ननिहाल नगर खरेला उत्तर प्रदेश में हुआ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से उन्होंने विज्ञान में परास्नातक एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। महेंद्र भीष्म जी सुपरिचित कथाकार हैं। आपके 6 कहानी संग्रह, 1 नाट्य संग्रह, 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक कहानियाँ नाट्य मंचन भी पा चुकी हैं और आपकी कहानी लालच, स्टोरी, तीसरा कंबल आदि पे कहानियाँ और नाटांकन हो चुका है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपने रचनाओं पर शोध चल रहा है। अंग्रेज़ी सहित उड़िया, तमिल, उर्दू में आपकी रचनाओं का अनुवाद भी हुआ है। आपका उपन्यास किन्नर कथा वर्तमान में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में पाठ्यक्रम में शामिल है। आपके बहुचर्चित उपन्यास किन्नर कथा, मैं पायल, एक कहानी, तीसरा कंबल, हलाला पर फीचर फिल्म भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के यशपाल नामित पुरस्कार 2015 से इनको नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक और सम्मान, सर भीम तकी मीर सम्मान, अगर मैं सही बोल रही हूँ, मीर तकी सम्मान 2024 से भी आपको नवाजा गया है और इसके अलावा कई और सम्मान जो इनकी झोली में हैं। वर्तमान में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव के पद पर आप कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवभूमि उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं वाकई अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि आपके साथ ये मंच शेयर करने का मौका मिला।
किन्नरों का हमारे समाज के निर्माण और कल्याण में आदि अनादिकाल से विशेष महत्व यह योगदान रहा है। और आप इस बात को मानेंगे, अगर आप हमारा इतिहास पढ़ें तो आप जानेंगे कि चाहे राम काल के किन्नर के प्रति राम की कृतज्ञता और वरदान, या फिर संसार के कल्याण हेतु विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना, चाहे शिव और मोहिनी से उत्पन्न स्वामी अयप्पा की महिमा हो, और या फिर स्वयं ईश्वर निकाला स्वयं अर्धनारीश्वर का रूप लेकर भगवान ने प्राकट्य किया हो। आदि अनादिकाल से कालांतर से किन्नर रूप धारण कर समाज में समानता और कल्याण के भाव से भगवान ने ये प्रशस्त किया कि हमें इनके समानता का भाव इनको देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जूही गर्ग है और मैं डाइवन प्रो फाउंडेशन NGO की संस्थापिका हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं। ये सुविख्यात लेखककार हैं और अब इस श्रृंखला को ज़्यादा खींचते न हुए मैं सीधे अपने प्रश्नों पर आऊँगी। डॉक्टर साहब, किन्नरों का सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए आपका प्रयास सराहनीय रहा है और बहुत पुराने समय से आप इस पे काम कर रहे हैं। सालों से आप इस विषय पर अपनी लेखनी में दम दिखाते आए हैं। किन्नर केंद्रित आपके 2 विख्यात उपन्यास किन्नर कथा और पायल आ चुके हैं और साथ में दर्जन भर कहानियाँ भी इस पर प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका मंचन हो चुका है, जिन पे फिल्में भी बनने के लिए प्रस्तावित हैं। मेरे लिए जानना और हम सब के लिए डॉक्टर साहब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस विषय पर शोध, इस विषय पर लेखनी का आपका मन कैसे बना, क्या प्रेरणा थी, उसके पीछे क्या कहानी है? आप सभी का हृदय से अभिनंदन। विशेष रूप से जश्न अदीब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां का ये जो पड़ाव है देहरादून में, और आज का जो विषय है किन्नर समुदाय की चुनौतियाँ जो हास्यकृत समाज से हैं। मेरी साथ में डॉक्टर जूही गर्ग जी हैं और इस कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ताधर्ता हैं कुंवर रंजीत चौहान जी, हमारे अजय शर्मा जी, उनके साथ ही रवि जी और संचालक महोदय जिनको मैंने अभी पिछले महीने लखनऊ में भी सुना, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, उनका भी आभार। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं इस संस्था का कि उन्होंने एक ऐसे विषय को अपने प्लेटफार्म में रखा जिससे कभी लोग बहुत बचते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ 2012 के पहले तक महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में जब कोई विद्यार्थी शोध के लिए इस विषय को चुनता था कि हम 3rd जेंडर पे शोध करना चाह रहे हैं, PhD करना चाह रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित किया जाता था कि नहीं, और कोई विषय नहीं बचे, उस पे करो। आज स्थिति ये है कि करीब 250 के ऊपर शोध यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं बड़े स्तर पर, और लघु शोध तो अनेक हुए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार भी हो रहे हैं किन्नर विमर्श को लेके, और कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ तो वहाँ 100 साल पुरानी विश्वविद्यालय और पहली बार हास्यकृत इस समाज को उन्होंने अपने यहाँ न केवल पाठ्यक्रम में बल्कि ऐसे सेमिनार करके और शोधार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझे प्रेरणा ऐसे मिली कि मैं मूलतः एक लेखक हूँ और उसी हैसियत से आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरे सबसे छोटे चाचा जी जो उज्जैन में विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बाद में PG कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए, तो उनकी एक सहपाठनी थी राज परिवार की, राजकुमारी। तो उनकी जो ट्विंस थी, साथी जो जन्म लिया जिसने, वो किन्नर थी, और उसके साथ जो जो घटनाएं घटी तो वो हम बच्चों को एक 10-15 मिनट की कहानी सुना दिया करते थे कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो मेरा जो जैसे कि अभी बताया कि टीन एज में ये संस्था आ गई है, तो वही टीन एज में मैं भी प्रवेश कर रहा था और उनकी इस कहानी को मैं सुना करता था। और चूँकि एक अंदर से लेखक मन ने जन्म ले चुका था, तो वो पकता चला गया, काफ़ी कहानी पकती गई। इस बीच में और कहानियाँ लिखी गई। मैं 22 वर्ष की अवस्था में सेवा में आ गया
इसके बाद भी लिखते गए और चीज़ें आती गईं। पर वो जो एक शोध होता है, उस समय ये उपन्यास लिखा जा रहा था जब ना तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल, व्हाट्सएप सब कुछ भी नहीं था। लाइब्रेरी ही एकमात्र सहारा थी जो हमारे लखनऊ में सूचना विभाग की लाइब्रेरी और अमीरुद्दौला लाइब्रेरी, इसके अलावा जो वहाँ के किन्नर समाज के लोग थे उन सब से साक्षात करते करते, और वो एक किन्नर कथा जो कहानी चाचा जी ने बताई थी वो मैंने लिखना शुरू किया। और हम लोग एक कृषक परिवार से मैं आता हूँ और एक बहुत बड़ा हम लोगों का परिवार है कुलपहाड़ महोबा में, जहाँ हर वर्ष 2 बच्चे जन्म लेते हैं उस परिवार में और एक विवाह भी होता है। यानी जो भी मांगलिक कार्य होते थे उसमें मेरे जो ग्रैंडफादर इनको बुलाया करते थे। और उस समय विनिमय प्रणाली ये थी कि उनको अनाज दिया जाता था और वो आते थे, अपना नृत्य करते थे। और मैं एक 5-6 साल का जो बालक था, मेरे पिताजी बिलासपुर में थे और तो उस समय मैं यहाँ आ चुका था अपने कुलपहाड़ में। उन्होंने 71 में नौकरी छोड़ दी थी और खेती, चूँकि वो पढ़े BSc AG थे अपने समय के, वो पिता के आज्ञाकारी थे ही, तो उन्होंने कहा कि तुम खेती पढ़े हो तो चलो आके खेती देखो। तो जब हम लोगों के घर के आगे जो एक बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ कभी कभी कोई मुझे उठा के गोद में ले लेता था, कोई किन्नर, तो मैं डर जाता था कि ये मैं कहाँ फंस गया, और वो फिर इस गाल में किस करेंगे, इस गाल में किस करेंगे। तो उस बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को बाद में लगता था एक बार और मुझे फिर से गोद में ले लो। तो वो जो एक बना था ताना बाना उस समय का, वो आके फिर किन्नर कथा पे रुका। और मुझे नहीं मालूम था कि ये उपन्यास इतना चर्चित होगा, इतना पसंद किया जाएगा। तो इंडिया टुडे ने एक बहुत अच्छी समीक्षा उस उपन्यास की निकाली थी 2011 में। इसके बाद उस समय के जो भी पत्र पत्रिकाएं थीं, जो भी कार्यक्रम साहित्यिक होते थे, तो वो जो उपन्यास एक मैंने लिखा था 71 युद्ध के ऊपर, वो पीछे रह गया, और चीज़ें पीछे रह गईं, और ये इस उपन्यास ने मुझे पहचान दी। तो जब मैं पहली बार किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया इस विषय पर बोलने के लिए, तो और मैं उनके बीच में गया, मुझे जो लखनऊ के किन्नर समुदाय के लोग हैं, तो इनका एक गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य की परंपरा आज भी सबसे अच्छी देखी जाए तो उनके यहाँ आज भी विद्यमान है, और वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करते हैं। और उनमें रिश्ता ये भी होता है कि वो विवाह तक गुरु से कर लेते हैं, वो गुरु के नाम की वो बिछिया और सिंदूर भी लगाते हैं, पर उनके वो जो पति पत्नी के रिश्ते वो नहीं होते हैं, एक गुरु और शिष्य का ही रिश्ता बना रहता है, और माँ और बेटे का, माँ और पुत्री का, इस तरह का रिश्ता वो रखते हैं। और देखा जाए तो हम जो नर और नारी हैं और साथ में ये किन्नर हैं, तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी में उभयलिंगी पाए जाते हैं, और ये प्रकृति की अपनी एक देन है या संरचना है। मेरे उपन्यास की एक नायिका है मैं पायल, जो भी गुरु हैं लखनऊ की, उनका कहना था कि अगर मुझे ईश्वर ने, वो 5वीं बेटी थी अपने घर में, एक पुत्र होता है, इसके बाद लगातार 4 बेटियां होती हैं उनके पिता को, और फिर वो जन्म लेती हैं, तो मेरा जन्म अगर हुआ है इस रूप में तो ज़रूर ईश्वर की कोई मंशा रही होगी, तो मैं इसको स्वीकार करती हूँ। और आज वो अच्छा कार्य भी कर रही हैं अपने क्षेत्र में। तो जैसे पपीता को आप मान लीजिए, पपीता का पेड़ है, एक फलदार होता है जिसे हम मादा पपीता कह सकते हैं, एक फूल वाला होता है जिसे नर कह सकते हैं, और एक देखा होगा कि फूल भी होता है और फल भी होता है, पर वो फल खाने लायक नहीं होता है। तो देखा जाए तो उभयलिंगी हर जगह है, और इनको जो स्थान मिला था सनातन काल में, देव रूप में हम लोग उनको मानते थे, और बधाई का भी सिलसिला तभी से शुरू हुआ। तो जो स्थान उस समय था, शिखंडी के समय रहा हो या और आगे भी, रामायण काल में, महाभारत काल में, यहाँ तक कि जब ये मुग़ल काल आया तो इनको चौकीदारी का काम मिल गया। जो रनिवास होता था या जो हरम होता था वहाँ पे इनको नियुक्त किया जाने लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे इनका हिरास होता गया।
अंग्रेज़ों के समय पे तो इनको अपराधी घोषित कर दिया गया, और यहाँ तक कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भी 1956 में इनको उस कलंक से मुक्ति मिली। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इनको हम अपराध श्रेणी से हटा दें। इसी तरह किसी भी बड़े साहित्यकार का ध्यान नहीं गया। कुछ कहानियाँ उस समय लिखी गईं, मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर श्रीलाल शुक्ल जी तक रहे, किसी का ध्यान नहीं गया कि एक अच्छा सा कुछ इनके बारे में लिखा जाए, बड़ा सा कुछ लिखा जाए। जब ये जो 21वीं शताब्दी शुरू हुई, और ये उपन्यास मैंने काफ़ी पहले लिख लिया, फिर लिखने की प्रक्रिया होती है, शोध, लिखना, फिर दोबारा उसको लिखना, फिर एक प्रकाशक दिल्ली का जो बहुत बड़ा प्रकाशक है उसको दिया छपने के लिए सामयिक प्रकाशन में, तो वो भी 4-5 साल रखे रहे कि पता नहीं क्या है क्या। फिर किसी की नज़र पड़ी कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसको छापिए। जब छापा तो उसमें फिर एक हमारी नीरजा माधव जी हैं बनारस की, उनका ये अमदीप आ चुका था, प्रदीप सौरभ जी तीसरी ताली, और ये किन्नर कथा, 3 उपन्यास एक साथ आए। बाद में चित्रा मुदगल जी का भी आया 2016 में, भगवंत अनमोल का एक आया उपन्यास, और कई अन्य, जो सुभाष अखिल जी का दरमियाना आया उपन्यास। इनकी पहली कहानी सारिका में छपी थी 80 के दशक में। तो साहित्य के क्षेत्र में जब धीरे धीरे लिखा जाने लगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लखनऊ हाई कोर्ट में पायल सिंह से एक जनहित याचिका हम लोगों ने दाखिल कराई, और SN पांडे एडवोकेट थे। और पिछली जो, मैं इसलिए इसका जिक्र कर दे रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, कि पिछले साहित्य उत्सव के जो मुख्य अतिथि थे माननीय न्यायमूर्ति श्री DK उपाध्याय जी, जो 2012 में हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुए, और जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब सीनियर जज थे, उनकी बेंच में वो PIL गई, और उन्होंने डिस्पोजल किया कि स्टेट इनकी बातों को देखे, अपना इनका रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर, रिप्रेजेंटेशन दाखिल करे उत्तर प्रदेश सरकार को, वो इनकी मांगें पूरी करे, और डिस्पोज ऑफ कर दिया। मैंने न्यायमूर्ति जी को किन्नर कथा भी दी। मैंने कहा कि एक हम लोग न्याय के हित में अगर कोई कार्य करते हैं तो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा और फिर देखिएगा। तो संयोग था कि देखिए वो इस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। तो उनका चूँकि शुरुआत उनका समय था, और जो सीनियर होते हैं उनकी ज़्यादा वो रहती है। खैर वो केस डिस्पोज ऑफ हुआ, और उसी के बाद 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंडमार्क जजमेंट पास किया 90 पेज का, और उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मेरे किन्नर कथा में भी वो चीज़ें हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो भी बातें उसमें मैंने दी थी कि इनके साथ इस तरह की चीज़ें अगर रखी जाएं तो ये समाज के साथ जुड़ के चल सकते हैं, और इनको हम हाशिए से समाज की मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो जब साहित्य ने अपना दखल दिया, लोगों के दिमाग में वो चीज़ पहुंची, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके दिमाग में आया, तब वो यूनिवर्सिटी में शोध कार्य भी शुरू होने लगे, सेमिनार भी होने लगे, और बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ रखीं। और संचार के माध्यम ने आज स्थिति ये ला दी है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो किन्नर को थोड़ा बहुत ना जानता हो, इस वर्ग को ना जानता हो। वनवासी हैं, आदिवासी हैं, हास्यकृत में बहुत सारे लोग हैं, पर उनमें से जो सबसे निम्नतम स्थिति है वो किन्नर समुदाय को प्राप्त है। अब किन्नर समुदाय को अगर विशेष रूप से देखा जाए तो इनको भी ज़रूरत है कि वो हमारा साथ दें। होता क्या है कि जब मैं इस काम को कर रहा था तो लखनऊ की है किन्नरों ने मुझे धमकाना शुरू किया। मुझे, मैं वहाँ बटले पैलेस आवास में रहता था, कि आपके आवास में हम लोग धरना देंगे, आप हम लोगों के बारे में जो चीज़ें ला रहे हैं तो वो जब ले आएंगे तो लोग फिर हमें बधाई नहीं देने देंगे। उनको कुछ गलत फहमियाँ थीं, और वो गलत फहमियाँ फिर दूर भी हुई, और उनको अच्छा लगा कि मैंने उनके लिए प्रयास किया। फिर कलकत्ता में एक कार्यक्रम हुआ, किन्नर समुदाय ने वहाँ भी मुझे सम्मानित किया। तो धीरे धीरे जो पायल लखनऊ की थी उसको मैंने एक कार्यक्रम में बुलाया था। तो फिर पायल के ऊपर
जो एक जीवन संघर्ष है, किन्नर का जो जीवन संघर्ष है। देखिए, हम एक विकलांग बच्चे को अपने घर में पाल लेते हैं, उसका लालन पालन विशेष रूप से करते हैं, यहाँ तक कि उसकी साफ़ सफाई भी माँ करती हैं और पिता भी ध्यान देते हैं कि ये पढ़ लिख जाए। और एक बच्चा जो उसी तरह हमारी आपकी तरह अपनी माँ की कोख से पैदा होता है, उसे हम नहीं अपनाते हैं केवल इसलिए कि ये हिजड़ा है, लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। आज स्थिति यह है कि इनको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। 2019 में हमारी संसद ने इनके पक्ष में बिल भी बना दिया है और राज्यों में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन भी हो गया है कि इनको हाशिए से समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। तो इतनी सारी स्थितियां होने के बाद भी जो चुनौतियां बरकरार हैं वो इसलिए हैं, कई कारण हैं उसमें, जो कुछ प्रमुख कारण है मैं आपको बता दूं। एक तो कारण ये है कि आज भी हम लोग उसको पुरुषवादी जो वंशवादी जो सत्ता है कि हम शान से कहते हैं कि हम इस वंश के हैं, इस परिवार के हैं, और फिर हमारे परिवार में एक हिजड़े ने जन्म ले लिया, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहते हैं, देखो इनके पीठ पीछे कि ये देखो हिजड़े का बाप जा रहा है, ये देखो इसका भाई हिजड़ा, इसके घर में हिजड़ा है। तो वो सुन सुन के सारा जो तनाव है, जो गुस्सा है, वो उस मासूम बच्चे पे उतारते हैं। और वो बच्चा सोचता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की, मेरी दीदी बिंदी लगाती तो मैं भी लगा लेता हूँ, कभी कभी ये लगा लेती हूँ, तो मुझे क्यों मारते हैं जबकि मैंने गलती नहीं की। तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है, होश संभालता है, तो उसे लगता है कि एक मेरे कारण मेरी माँ दुखी है, मेरे बड़े भाई दुखी है, मेरा पूरा परिवार मेरे कारण दुखी रहता है और मेरे ऊपर ही सारे प्रतिबंध हैं कि मैं अपने बच्चों, अपने साथियों के साथ बाहर खेल नहीं सकता हूँ। तो वो फिर घर छोड़ देता है और जैसे ही घर छोड़ता है तो जैसे वो आकाश से टपकी बूंद अगर किसी सीपी में चली गई तो बताते हैं मोती बन जाती है, और किसी नाली में चली गई तो गंदा पानी में मिल जाती है। तो वैसे ही जो संस्कार उसको अपने अगर किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच गई तो फिर अच्छा रहता है जीवन, नहीं तो बहुत संघर्ष होते हैं, बहुत शोषण होता है, और वो चाहे समाज के जो लोग हैं वही उसको प्रताड़ित करते हैं और पेट की भूख जो ना कर ले जाए वो करा ले जाती है। सही बात। डॉक्टर साहब, सरकार अपना काम कर रही है, समाज सेवी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, और कई ऐसे किन्नर संप्रदाय जिनके मठाधीश हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, और एक फाउंडर हैं बहुत प्रसिद्ध सिमी नंदा जी जो शार्क टैंक 2 में भी आई थी। ऐसी कई संस्थाएं जो मेन स्ट्रीमिंग में किन्नरों को लाने का प्रयास कर रही हैं। आजकल का बच्चा भी बहुत जागरूक हो गया है, यूथ भी बहुत जागरूक हो गया है। इन सब चीज़ों के बाद नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत सी बाधाएं, बहुत सी चुनौतियां आज भी सामने खड़ी हैं कि इनका एक्सेप्टेंस समाज नहीं कर पा रहा है। इनको मुख्य धारा में आने के लिए, इनको कमर्शियली वाइबल ऑप्शंस के लिए, मतलब इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए इतने प्रयासों के बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर अदिति शर्मा नाम की एक किन्नर है जिसका फर्स्ट फूड ट्रक लॉन्च हुआ, और उसको यहीं के एक किन्नर संप्रदाय के जो पॉलिटिक्स में है उन्होंने सबसे बड़ी बाधा डाली। इन सारी चीज़ों के बाद, इतने प्रमोशन के बाद, मीडिया के सहज होने के बाद भी ये कौन सी चुनौतियां हैं, और हम यूथ, समाज, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि इनको मेन स्ट्रीमिंग होने में मदद मिले? एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके परिवार में कोई किन्नर बच्चा है? जानते हैं सर? नहीं जानते सब हैं, पर किसी के परिवार में भाई बहन ऐसा है कोई बच्चा? नहीं है। आपके मोहल्ला पड़ोस में रिश्तेदारों में कोई है? नहीं है। तो फिर ये इतनी संख्या आ कहाँ से रही है? वास्तव में दिल्ली में 2005 में एक मेडिकल चेकअप हुआ 2000 लोगों का जो संभावित थे कि ये किन्नर हैं। तो मेडिकल चेकअप किसी आपके जैसे NGO है, इस तरह किसी संस्था ने कराई। ये इंडिया टुडे में बाकायदा मेरे पास प्रूफ है इसका। आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें से 1997 लोग नहीं थे
केवल 3 लोग थे जिनको ये प्रकृति का दर्द मिला था। तो ये रेशियो है। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि उनकी संख्या कितनी है, पर जो वास्तविकता है वो यही है। हाँ, LGBT ग्रुप है जिसमें गे भी है, लेस्बियन भी है, बाइसेक्सुअल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्त्री मन में पुरुष, स्त्री तन में पुरुष और पुरुष तन में स्त्री मन, ये भी है। पर इन सब की लाखों में कोई एक ऐसा है। पर आज स्थिति ये कि एक समय दिल्ली में हॉस्पिटल था जो ऑपरेशन करता था लिंग चेंज करने का, आज मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, यहाँ तक कि हमारे लखनऊ में भी खुल गया है। तो ये इतनी संख्या आ कैसे रही है? क्या ये बेरोजगारी का कारण है, या वो जो स्त्रीण स्वभाव के हैं, जो गे हैं या जो लेस्बियन हैं, दूसरी प्रवृत्ति के हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि साड़ी हम भी पहन लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, बधाई पैसा अच्छा मिलता है। जो स्वयं किन्नर या जो इस समुदाय के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारी बधाई को रोका जाए। देखिए, सबसे पहले जब ये बिल फाइनल, अब तो बिल बन गया है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर जब ये मसौदा तैयार हो रहा था तो उसमें ये चीज़ें आई थी कि बधाई बंद की जाए। उसमें ये चीज़ आई थी कि एक कमेटी गठित हो। मैं जब सरकारी सेवा में आया, मेरा पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, और जब CMO ने दस्तखत किए तभी मुझे नौकरी ज्वाइन करने को मिली। इवन जो अगर सैन्य में से होंगे या पुलिस विभाग में होंगे तो उनकी तो और ज़्यादा मेडिकल होती है, दौड़ होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो जब आप या हम इस जाति के हैं, हमें आरक्षण चाहिए, तो हम एक एप्लीकेशन देते हैं और एक रिपोर्ट लगती है कि ये इस जाति के हैं, सर्टिफिकेट मिलता है उसको। तो जब हमें उसमें सुविधा भी चाहिए और हम किन्नर हैं तो उसके लिए हम मेडिकल चेकअप के लिए मना करते हैं और बड़ा आंदोलन चलता है और बाद में वो वापस भी हो जाता है। जबकि गठन ये था कि एक DM होगा जो किसी को नियुक्त करेगा और एक CMO होगा जो किसी डॉक्टर को नियुक्त करेगा और एक किन्नर समुदाय का कोई होगा, इनकी कमेटी बनेगी और फिर चेक करेंगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो अब वो व्यवस्था ही नहीं है। यानी कि हमारे संचालक महोदय अगर पहुंच जाएं समाज कल्याण विभाग में और एक फार्म आता है और उसको भर के दे दें और ये कहते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या कुछ भी बता दें अपने को, तो इनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो अब चूँकि बिल बन गया है और हम लोग हमेशा सरकार की नीतियों के पक्ष में हैं, उसके विरोध में जा नहीं सकते हैं। तो अब जो लोग हैं जो इसका वास्तव में मिसयूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ है, एकदम सोना चांदी से लदे रहते हैं, पर जो वास्तव में किन्नर है और जो किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहा है वो 2 दर्जे में आ गया। अब तो जो किन्नर बोर्ड है वो जो ऐसे किन्नर हैं जो वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं उनके लिए आ गया है कि उनको वृद्धाश्रम में रखा जाए। छत्तीसगढ़ में गर्मा गृह भी बन गए हैं। और मैंने अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं माननीय न्यायमूर्ति श्री DK उपाध्याय जी, उनका एक और मैं फिर से जिक्र करता हूँ कि उन्होंने एक मुकदमे में ये प्रश्न डाला कि इनका उत्तराधिकार क्यों नहीं है, इनको उत्तराधिकारी क्यों नहीं माना जाता है। तो उसमें विधि आयोग उत्तर प्रदेश सरकार में विधि आयोग थे जस्टिस मित्तल साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं कुछ किन्नरों को लेके गया, एक फार्म भरवाया गया कि आपके क्या विचार हैं, आपको उत्तराधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। तो सब ने फार्म ले लिए और किसी एक ने भी नहीं भरा। मैंने कहा क्यों नहीं, भर के तो दे दो। तो कहते हैं नहीं, हम तो खुद ही मदद करते हैं अपने परिवार की, हम उनसे क्या उत्तराधिकार में उनका हिस्सा छीने, इतना ही बहुत है कि वो हमें अपने घर बुला लेते हैं। बाद में वो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराधिकार कानून बना दिया विधि आयोग की सिफारिश से। इसी तरह शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि अगर किसी समुदाय को समाज की मुख्य धारा में आना है तो उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व देते थे। मैंने बहुत अध्ययन किया है उनके ऊपर, स्त्रियों के जो अधिकार के ऊपर है वो उसमें भी उनका बहुत अच्छा अहम वो है। और तो शिक्षा जो होती है तो इनको जब इग्नू के द्वारा शिक्षा भी दी जा रही है, पर होता क्या है कि जब उनसे कहा जाता है कि आप पढ़िए और आप शिक्षित होंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा,
कई सुविधाएं, कई अधिकारों की जानकारी मिलेंगी, तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो घर से तो भाग चुके थे 7-8 साल में, जितना पढ़ लिया उतना ही है। इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें मैसेज नहीं टाइप करते हैं। एक लक्ष्मी नारायण जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़ा की, अंग्रेजी बोल लेती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, ऐसे बिरले लोग हैं। मीरा परिडा हैं उड़ीसा की, कई जगह बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं। गौरी सावंत हैं मुंबई से, जो पढ़ी लिखी हैं, और नहीं भी पढ़ी लिखी तो कढ़ी हुई हैं। और तो ये लोग वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैसेज आदान प्रदान करते हैं। अगर आप कहें दस्तखत कर दो, तो उनमें से कई ऐसे हैं जो दस्तखत भी नहीं कर सकते। एक मेरे पड़ोसी थे, डीआईजी थे पुलिस में, ट्रैफिक देख रहे थे लखनऊ में, तो मैंने कहा कि इनको कुछ आप ट्रैफिक रूल्स ऐसा कुछ कराइए। तो ठीक है, कराइए, कराते हैं। तो पायल फाउंडेशन की तरफ से 10-12 किन्नर हरजतगंज में खड़े हो गए, कोई हेलमेट पहनो भाई, कोई ये करो, बाकायदा रील बनी, फ़ोटो खींचे, सेशन हुआ 2-4 दिन, बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा काम होने जा रहा है। अगली बार से कोई तैयार नहीं हुआ जाने को कि वहाँ इतने घंटे कौन खड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि इनको होम गार्ड का जो काम होता है वो हम 4,000 रुपये, उस समय पहले पुरानी बात है, 4,000 रुपये हर महीने देंगे, और इनको 8 घंटे की ड्यूटी करना होगी, 6 घंटे या 8 घंटे। तो आप ताज्जुब करेंगे, मैंने कई किन्नरों को कोशिश की, तुम्हें इतना पैसा कहते, इतना तो हम हर हफ्ते कमा लेते हैं तो वो 8 घंटे खड़े होकर नहीं करेंगे। तो वो खुद नहीं चाहते हैं कि उनको उनका ये हो, बस उनको ये है कि अब जैसे एक इसका जो काला पक्ष है, एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं लखनऊ में, राधेश्याम जी, उनका बेटा दिल्ली में कोरोना काल में, वो भी 21 में, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। दिल्ली में वो 15,000 की सैलरी में नौकरी कर रहा था और एक 4-5 हज़ार के कमरे में रहता था, और बेटा हुआ तो उन्होंने घेर लिया किन्नरों ने कि हमें 51,000 चाहिए। अब वो कहाँ से थे 15,000 सैलरी कमाने वाला, और पूरा नंगा नाच और कई तरह के श्राप दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी तरह पत्नी जो थी कि भाई बेटा हुआ है इतने सालों बाद, एक मोहल्ले पड़ोस वालों ने मदद की करके वो 11,000 जुटाए, वो दिए। मुझे भी फ़ोन आया, मैंने बात की, कहते नहीं आप तो लखनऊ में हैं, ये हमारा हक है, हम ले, मतलब कुल मिला के वो बहुत गंदा मैसेज आता है। जब इस तरह के आप सभी लोगों के साथ शादी ब्याह में ऐसे वाक़या होते होंगे, ट्रैफिक में खड़े हो जाएंगे, आपको वो ट्रेनों में मिलते हैं, ट्रेन में आ जाते हैं, वास्तव में ये है नहीं जिनके लिए ये सारा हो रहा है। एक बार मैं जा रहा था, पायल सिंह लखनऊ की थी साथ में, जो किन्नर गुरु हैं, तो 2 लड़के भाग रहे थे, किन्नर वेश में थे, वो पकड़ा कि देखो नकली हैं सब। जब पकड़ा, उनको देखा कि कपड़े वपड़े हटाए गए, सब लड़के थे, रोने लगे कि वो वही कमाने के चक्कर में। तो ये थोड़ा उस कौम को, उस समुदाय को बदनाम करने वाले जो लोग हैं वो बहुत अहित कर रहे हैं, उससे हम लोगों को वो सब चीज़ें सुनना पड़ती हैं। पर भले 80 लोग हों, 90 लोग हों, % लोग हों जो ऐसे हैं, 1% या 10% या 5% लोग जो वास्तव में इस पीड़ा को सह रहे हैं कि उन्होंने विस्थापन से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। और एक किन्नर अपने ही परिवार से विस्थापित कर दिया जाता है और पूरा जीवन उसका त्रासदी और संतास में गूंजता है। आप लोगों के घर आते हैं, बधाई देते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, पर वास्तव में जब वो अकेले होते हैं तो रोते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं। और एक माँ, चाहे उसका बच्चा कैसा भी पैदा हो, विकलांग हो, किसी भी तरह किन्नर हो, तब भी वो माँ कभी अलग नहीं करती अपने बच्चे को। ये मेरा अपना शोध है। पिता जो होते हैं, जो बड़े भाई होते हैं, उनके कारण उस बच्चे को घर छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न पूछ लीजिए। समय की वो भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, समय का ध्यान रखते हुए सर हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किन्नर कल्याण बोर्ड की भूमिका पे आप विशेष रोशनी डालें। और ये जो नकली किन्नर हैं, इनको आम जनता तो नहीं पहचान सकती, पर फिर भी नकली किन्नरों से सावधान कैसे रहा जाए? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी पहचान है। एक जो किन्नर है वो कभी श्राप नहीं देता, बद्दुआ नहीं देता, ये सबसे बड़ी पहचान है। चाहे आप जितना उसको कुछ भी कर दें, अगर आप कहें भैया आओ हम अपने घर में, आप बुलाइए, कोई आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, नाती पोता पैदा हुआ है, वो आए बधाई करें, सबको आप मिठाई खिलाइए, सबको आप चाय के लिए पूछिए, अरे वो आपसे मांग ही नहीं सकते हैं 51,000। वो कहेंगे देखो कोई एक घर ऐसा मिला जो हमें अपने ड्राइंग रूम में बैठाल रहा है, इतने अच्छे से पानी पिला रहा है, मिठाई दे रहा है, फिर आप उनको 1100 दे दीजिए, 2100 दे दीजिए, वो मान जाते हैं।
तो बड़ी अच्छी आत्मा भी है। वो सब सताए हुए और घर छोड़ के आए हुए लोग हैं जो वास्तव में अभिनय करते हैं, और इसलिए भी कुछ लोग करते हैं कि वो तो है ही नहीं वो जो मांग रहे हैं, उनको तो परसेंटेज तय है। शादी ब्याह की सहारा गई तो बाहर से बुला लिए जाते हैं, सब रुकाए जाते हैं, बाकायदा पूरा एक रैकेट चल रहा है। और बाद में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कई जगह इनके कार्यक्रमों में गया हूँ, चेन्नई वगैरह, यहाँ लखनऊ दिल्ली में भी हुए हैं। बहुत 5 स्टार होटल, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य अतिथि महेंद्र भीष्म, किन्नर साहित्य लिखते हैं, फलाने किन्नरों से जुड़े हुए हैं, एनजीओ के हैं, ऐसे बैठे मंच पे, खूब अच्छी अच्छी हम लोग बातें कर रहे हैं। और जब खाना खाने गए, डिनर हुआ, लंच हुआ, तो देखा जो अभी अभी लड़की के भेष में मेकअप और सब लिपस्टिक लगाए थे, वो तो लगा है, थोड़ा बहुत पूछा है, वो सब पैंट शर्ट टी शर्ट पहने लड़के बने घूम रहे हैं ऐसे ऐसे कमर मटकाते हुए, वो गए थे। तो इस तरह से भी सरकार और बाहर से काफ़ी मिलता है इनको। तो सही तरीके से इनको अगर अच्छे से शिक्षित किया जाए और ढूंढा जाए कि हाँ कौन कौन हैं ये, और उनके लोग भी आगे आएँ हम लोगों के साथ, तो वास्तव में उनको हम फिर अपने घर में, अभी क्या होता है, एक किन्नर निकल गया यहाँ से तो हम लोग सोचते हैं यार निकल जाओ, इनको ना छेड़ो। जबकि अगर हमारी संवेदना जगेगी तो हम अगर घर आते हैं या कहीं चाय की दुकान में मिलते हैं तो आप बिठा लिए, कहिए आओ भाई साथ में चाय पी लेते हैं। तो अगर वो वास्तव में किन्नर होगा तो वो आपको बहुत दुआएं देगा, अच्छे से बात करेगा। और वो नकली होगा तो वो खुद ही सोचेगा चाय के साथ समोसा भी मिल जाए, वो आप पहचान जाएंगे। तो इस तरह से उनका है। और यदि कोई परेशान करता है वास्तव में आपको होता है तो फर्स्ट क्लास 112 नंबर मिलाइए, पुलिस बुलाइए कि हमारे घर में घेर लिया गया है, दंड संहिता है। उनको मौलिक अधिकार मिल चुके हैं, वो भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। हमारी इच्छा है कि हम पंडित जी को 2100 रुपये दें या 101 दें। शादी ब्याह होते हैं ना, पंडित जी को देते हैं हम लोग, तो अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार देते हैं, ना कि इसलिए कि पंडित जी अड़ जाएँ कि हमें 1 लाख चाहिए। तो बेचारे पंडित जी नहीं अड़ते, वो कहते भैया जो दक्षिणा देनी हो दे दो, है ना। हम बेटे को कोचिंग पढ़ाते हैं, 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और पंडित जी को सोचते हैं 11,000 नहीं 21,000 में मान जाए। तो वास्तव में हमें उनको ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में है। आपके यहाँ किन्नर आए, आप दे दीजिए, खुशी से दे दीजिए उनको, 51,000 दे दीजिए। आपके पास अगर 51 लाख हैं तो आप 51,000 देने में कोई दिक्कत नहीं। पर जिसके पास कुल जमा पूंजी ही 11,000 हो, वो 21,000 कहाँ से दे सकता है। तो ये उनको भी सोचना चाहिए किन्नर लोगों को। और यहाँ इतना अच्छा विषय है, और हाँ, किन्नर कल्याण बोर्ड अच्छा काम कर रही है। ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था 15 अप्रैल 2014 को, तो कुछ डायरेक्शन थे, तो लगभग कई प्रांतों में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री स्तर का व्यक्ति या राज्य मंत्री स्तर का उसका अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष किन्नर समुदाय का ही कोई व्यक्ति लिया जाता है। और जो समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो सब सदस्य होते हैं। और जिस ज़िले में ये खुला है, हर ज़िले में भी है, वहाँ वो काम डीएम करता है। तो इनके लिए शिक्षा, इनके लिए स्वास्थ्य, यहाँ तक कि अभी कुछ माह पहले जो रिजर्व बैंक है लखनऊ में, उनके साथ मिल के एक स्वयंसेवी संस्था ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और कई किन्नरों को बुलाया कि आपको हम लोन देंगे, आपको हम बैंक में खाता खुलवाएंगे। उनकी शिकायत रहती है कि हम थाने जाते हैं तो कोई पूछता नहीं, बैंक जाते कोई लोन नहीं देता। इस तरह की कई शिकायतें होती, बहुत दूर हो रही हैं। कैसे हो रही हैं कि जन जागरण हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। आप लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप में से प्रत्येक उनके प्रति थोड़ी संवेदना रख लेंगे और कभी कोई टकरा गया तो उससे अच्छे से बात कर लेंगे, क्योंकि वास्तव में वो हमारे आपके ही तरह हैं, हमारे ही बच्चे हैं। तो उनको प्रेम और प्यार की ज़रूरत है, और जो नकली हैं उनके लिए तो मैं बहुत सख्त हूँ। सही। सो बस समय को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक लास्ट में एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न पूछना चाहती हूँ। किन्नर संप्रदाय, किन्नर हम हिंदी में बोलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है LGBTQA का। तो किन्नर और LGBTQA क्या ये पैरेलल है, बराबर है, इक्वल है, या इनमें कोई भेद है? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर भेद है तो ये हमें पता होना चाहिए। और क्या किन्नर वेलफेयर बोर्ड में LGBTQA का समावेश है या ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को नहीं पता रहता है।
जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि किन्नरों को रात में चप्पल मारते हैं, रात में दाह किया जाता है, उनको किसी को दिखाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किन्नर सनातनी है तो उसको जलाया जाता है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में कोई जो जिसका यज्ञोपवीत नहीं होता है उसको हम लोग समाधि में देते हैं, या जो संत साधु महात्मा होते हैं उनको भी समाधिस्थ किया जाता है। तो किन्नर जो कि देव रूप में है तो उनको समाधि दे दी, या शादी ब्याह होता नहीं है तो वो फिर समाधि दे दी, या उसके परिवार की इच्छा है तो उनको अग्नि संस्कार मिलता है। अगर वो मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं तो उनको उनके तरीके से दफनाया जाता है। तो एक कई जो भ्रांतियां हैं जो आजकल यूट्यूब में आ जाता है ना कि ये अब एक डालो कितने सारे आ जाते हैं, सारा के सारा 99% झूठा होता है वो। आपने, मैं भूल गया प्रश्न क्या था सर। LGBT हाँ, LGBT का जो है LGBT जो ग्रुप है वो इससे संबंध वो अलग है, ये अलग है। मेरा एक अभी उपन्यास आ रहा है समलैंगिकता के ऊपर। मैं जब इनके ऊपर काम कर रहा था तो कई लोग ये मिले, जो गे लेस्बियन जैसे लोग मिले, तो मुझे लगा कि इनके ऊपर भी लिखना चाहिए। तो 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में जजमेंट किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मैंने भी स्टे लगा दिया। 2018 में 377 कुछ शर्तों के साथ ख़त्म कर दिया गया, तो मैंने भी अपना उपन्यास शुरू कर दिया। अब 20 अध्याय पूरे हो गए हैं। तो मेरा ये मानना था कि ये एक मनोरोग है, डॉक्टरों को दिखाओ, ये कोई प्रवृत्ति नहीं है। पर वास्तव में जब मैं इन लोगों से मिला तो हैं ऐसे लोग, प्रवृत्ति ही है वो, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही उनको स्वीकार कर लीजिए, पर इस शर्त के साथ कि जो हमारी संस्कृति है वो दूषित ना हो, कि पता चला आप दोनों तो हैं, बने रहो, पर हम लोग उसको शौकिया या उसको प्रैक्टिकल में ना ले लें। ये चीज़ें, और वो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा होता ना कि हम हैं तो हमारे समुदाय का ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। ये सभी में प्रवृत्ति होती है, चाहे वो हिटलर हो, चाहे कोई कट्टरवादी कोई भी हो, सब चाहते हैं कि बस सारे लोग हमारे धर्म में आ जाएं, है ना, या हमारा जो ग्रुप है वैसे हो जाए। तो इसी तरह ये भी चाहते हैं कि हम समलैंगिक हैं तो सब हो जाए। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। और जो किन्नर बोर्ड है वो केवल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, और जो संविधान का जो बिल बना है वो ट्रांसजेंडर्स को लेके है कि अगर एक पुरुष है और उसका स्त्री मन है तो वो स्वीकार है, एक स्त्री है उसका पुरुष मन है तो वो स्वीकार है, चेंज कर सकता है। और जो वास्तव में किन्नर हैं वो भी इससे जुड़े हैं, पर उनमें आपस में बहुत विरोधाभास है। जो रियल किन्नर हैं वो ट्रांसजेंडर से दूरी रखते हैं, वो अपने को कहते हैं मैं थर्ड जेंडर हूँ, मैं तृतीय लिंगी हूँ, तो मैं अलग हूँ, और ये लोग सब गड़बड़ लोग हैं। तो वो ऐसा नहीं है, सब एक है, क्योंकि हमारे देश का कानून भी जो कहता है वही हम लोग भी कहेंगे। और इनके प्रति संवेदना रखिए। और एक महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, और वो मेरा एक ध्येय है, उसमें वाक्य है, हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, न दैन्यम न पलायनम। हम किसी भी चुनौती को, आज का जो विषय है इस समुदाय की चुनौतियाँ, तो मैं कहूँगा कि किसी भी चुनौती को से भागे नहीं, पलायन ना करें, बल्कि जूझें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वो लक्ष्य कब प्राप्त होगा? जब हम आप सब लोग मिल के उस समुदाय को चाह लेंगे कि हाँ आओ, गले लगो और मुख्य धारा में रहो। और अब बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत गंगा में पानी बह चुका है। अब वो एक समय आएगा कि जब आ भी चुका, मैं आपको बताऊं, कुछ किन्नर जो वास्तव में अभी जन्म लिया है, जिन्होंने 4-6 साल पहले, वो अपने घर में पल पुस रहे हैं, अब उनको कहीं हटाया नहीं जा रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा इतना किए कि अभी किसी ज़्यादा पता ना चले। तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि जैसे एक समय था कि बेटी हुई तो सास या दादी नानी नाक मुँह से कोटती थी, हैं तीसरी बेटी हो गई, काश एक लड़का हो जाता। अब वो स्थिति नहीं है। अब बेटियां होती तो खुशियां मनाई जाती। अभी मैं अभी जहाँ गया था IMA के गेस्ट हाउस में, तो अभी कुछ महीने पहले तक मेरे दामाद यहीं पोस्टिंग में थे, मेजर हैं वो, इस समय कपूरथला ट्रांसफ़र हुआ। तो मैं IMA में रुका भी हूँ, तो मुझे बड़ी पुरानी यादें आई कि ये मैस और ये गेस्ट हाउस देख के। तो बेटियों की बड़ी खुशी होती। मेरी अभी नातिन हुई है, 7 महीने की हो गई। तो वो 2 मिनट के, मैं जब कोर्ट जाता हूँ तो उसको मिल के जाता हूँ, जब वो यहाँ रहती है मेरे पास, तो बड़ा एक बच्चियों का बड़ा अच्छा है। तो जिस तरह से एक कन्या के जन्म लेने पे भी लड्डू बट रहे हैं, इसी तरह अगर कोई किन्नर भी पैदा होता है जिसको हम लोग मानते हैं कि ये देव रूप में है, क्यों मानते हैं, क्यों ऐसा है,
पीपल का पेड़ को हम क्यों पूछते हैं? कई कारण है ना, कि ऑक्सीजन देता है तो इसको मत काटो। तो इसी तरह अगर कोई इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो इसको पूजने लगो, इसलिए कि ये पल पहुँच जाए, यही ध्येय है मेन। तो अगर कोई इस तरह से जन्म लेता है, उभयलिंगी होता है, या वो गे भी है, लेस्बियन है, अपनी प्रवृत्ति का है, तो हमें उनको पूरा समय देना चाहिए, पूरा उनकी प्रवृत्ति को समझना चाहिए और उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनको हम हिकारत की दृष्टि से देखें, उनको अपने से त्याज्य कर दें और एक निर्वासन की ज़िंदगी जीने दें। बिल्कुल सर। हमारे संस्कृत में, संस्कृति में किम नरः शब्द है, और भाषा में भी कहा गया है कि पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो आदि अनादि काल से, राम काल से और आज तक हमारी, अगर आप इतिहास की पुस्तकों के पन्नों को पलटें तो आप देखेंगे कि थर्ड जेंडर को, जो किन्नर थे, उनको बहुत मान सम्मान उपाधियां दी गई, राज घरानों में उनको उपाधियां दी गई। वो समय हमें वापस लाना है। बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, आप जैसे लेखक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं और हमारा योगदान कहाँ है? इस बात पर चर्चा बनी रहनी चाहिए। हम सब लोगों को जागरूकता के लिए इस विषय पर बात और करनी चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने परिवेश को, अपने सोच समझ को, अपने तरीक़ों को बदल के इनको खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी ये समाज बदलेगा। आपके विचार सर, आपका कार्य सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और हमें ऐसे शोधकर्ताओं की, लेखकों की समाज में बहुत आवश्यकता है। बहुत प्रेरणा मिली सर हमको, और हमें, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पे आए, आप देवभूमि उत्तराखंड में आए और हम सबको आपने इतनी अच्छी बातें बताई। जश्न अदब का बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म का बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रमों को करते रहना चाहिए। आपका भी सर फिर से स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और महेंद्र भीष्म को गूगल में देखिए, और जो साहित्य इन पे लिखा गया मेरे या मेरे साथियों के द्वारा, तो उसको पढ़िए, तो बहुत चीज़ें और जानने को मिलेंगी। बहुत धन्यवाद सर। वाकई जैसा मैंने इब्तिदा में कहा था कि सोच के नए दरीचे जो हैं वो होते हैं, वो खुलते हैं। बल्कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरी कोशिश रहती थी सर कि मैं जानूं कि इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं या LGBT कम्युनिटी जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि ना, वो किस तरह से पूरी होती होंगी, या अलग अलग धर्म जो हैं वो क्या देते हैं। तो एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर से ही पूछा मैंने, उन्होंने कहा नहीं, वो ये नेचुरल नहीं होता, ये तो एक आर्टिफिशियल है और ये दवा के ज़रिए ठीक हो सकता है। तो एक LGBT कम्युनिटी के हमारे एक दोस्त हैं, उनसे पूछा, नहीं हमारा तो नेचर ही यही है, हम तो इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। तो बहुत सारे सवाल हैं जो जाहिर है कि आज फिर उत्पन्न हुए हैं और बहुत सारे सवालात के जवाब भी मिले। हमारे एक दोस्त पार्क में अपनी एक बेगम के साथ बैठे हुए थे, वो तालियां बजाती हुई आई और बोले वो चीज़ दे दिए। तो बोले भाई अब्दुल तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, यार मोहल्ले में मत बताना किसी को भी मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, तो तू जितना चाहिए पैसा मुझसे ले ले मोहल्ले में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। हम वैसे जश्न अदब और हम सभी लोग इस क्षण को, इस मोमेंट को याद रखेंगे। और मैं डॉक्टर अजय शर्मा साहब से एक बार फिर इल्तिजा करता हूँ कि आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और हम ये चाहते हैं कि आपको सम्मानित तो आपने किया है हमें बुनियादी तौर पे, लेकिन हम कुछ यादगार मोमेंटे के तौर पे आपको देना चाहते हैं। जूही गर्ग साहिबा के लिए भी अलग से तालियां बजाएं, जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ आपने इस बड़े सेंसिटिव डिस्कशन को आप कंडक्ट किया, लेके आगे बढ़ी, वो भी कमाल था। तो डॉक्टर जूही गर्ग साहिबा का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और डॉक्टर महेंद्र भीष्म साहब जो जाहिर है फादर ऑफ किन्नर लिटरेचर भी कहे जाते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा कीमती वक्त हमको दिया। वरना लोग बात नहीं करते, या तो डरते हैं या शर्म करते हैं,